हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने क्या है कि काफ़ी सारे टॉपिकों को जो है आपको कवर करा चुके हैं। और इससे पहले जो है 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी बिल्कुल टॉपिक वाइज वीडियो बना करके पूरा चैप्टर की एक अलग से प्लेलिस्ट बना करके हम अपलोड कर चुके हैं। अब हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0। आप देख रहे हैं पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 जो है हम इसका भी अपलोड कर चुके हैं। तो हमारा सबसे पहले उद्देश्य जो है हमारा 10th क्लास की साइंस की सीरीज़ चालू करने का, वो ये है कि जो बच्चा 10th क्लास की जो साइंस की जो ट्यूशन की फ़ीस है वो नहीं दे पाता है, तो स्मार्टफ़ोन तो हालांकि सबके पास होगा, तो वो क्या कर सकता है कि हमारी प्लेलिस्ट में आकर के बिल्कुल देख सकता है, अपने नोट्स बना सकता है, साथ ही समझ भी सकता है। सबसे आसान एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, चलिए तो हम अपने इसी जोश को हाई रखते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है हमारी एक मोटिवेशन थॉट्स। ठीक है, आज थॉट्स है ना कि शायरी, आज है मोटिवेशन थॉट्स। तो आइए आज हम देखेंगे कि आज हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए। तुम कल की ज़्यादा सोचोगे, ध्यान आज पे से हट जाएगा। बहुत ही गहरी बात है। ठीक है, जो समझ गया वो तर गया, पार हो गया, समंदर उसने पार कर लिया भैया। ठीक है, समझिए कि कल कि ज़्यादा सोचोगे, यानी कल का मतलब है मंजिल। अगर आप मंजिल के बारे में ज़्यादा सोचोगे, सोचना अच्छा है, ठीक है, पर ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो मार्ग यानी अपने रास्ते से भटक जाओगे, जो आपको मंजिल पर लेकर जाएगा। ठीक है, तो आप मंजिल पर फोकस ज़रूर रखिए, पर ज़्यादा फोकस आप रास्ते पर रखिए। रास्ता, मंजिल मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं, रास्ता इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आप रास्ते पर रहोगे तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। अगर आप रास्ते से भटक गए तो मंजिल कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आइए, आपकी मंजिल है अभी 10th क्लास का बोर्ड के एग्ज़ाम। तो अपनी इस मंजिल को ध्यान में रखते हुए अपने रास्ते पर फोकस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। चलिए, तो आज हमारी आ जाती है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। ठीक है, क्या आ जाती है? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। ठीक है, इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास ले चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। रूस के रसायनज्ञ, ओफो, यानी यहाँ के ना थे बच्चों, ये थे रूस के क्या नाम है इनका नाम? मेंडलीव। क्या नाम है? मेंडलीव ने सन 1869, ठीक है, 1869 में न्यूलैंड का स्टक नियम, ओहो ये क्या आ गया भैया। ठीक है, न्यूलैंड का स्टक नियम क्या आ गया भाई। तो जिस बच्चे ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के देख सकता है, और जिसने देख लिया वो फटाफट कमेंट कर दे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है। बड़ा ही मज़ेदार नियम है। ठीक है, नहीं बताइए, नहीं पता, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है? वही संगीत के सुर वाला नियम, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा। समझ रहे हैं मेरे बात को? यानी जो पहला तत्व होता है संगीत के सुर के अनुसार सा रे गा मा पा धा नी, और वापिस क्या आ जाता है? 8वां सुर सा। यानी इन्होंने क्या दिया था न्यूलैंड्स ने कि जो पहला तत्व होता है उसके साथ अगर आप उसको रखते जाइए, 8वां जो तत्व होगा वो पहले तत्व के गुणों के समान होगा। ये इन्होंने दिया था। तो ये नियम जो था ये हमारा मेंडलीव जी ने पकड़ लिया। ठीक है, क्या किया? मेंडलीव जी ने पकड़ लिया, इसमें सुधार कर दिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक के नियम में सुधार करके एक नए नियम की स्थापना की, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इन्होंने क्या किया मेंडलीव ने कि इनके नियम को पकड़ा जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, और क्या किया? एक नियम की स्थापना कर दी, जिसे हमने क्या बोला? मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार, अब नियम देखेंगे क्या कहलाता है, बिल्कुल बहुत आसानी से। नियम के अनुसार यदि तत्व को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए
तो उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती है। ठीक है, यानी अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई संगीत का सुर नहीं लगाना है। जैसे वहाँ पर मैं क्या लगाया था, हमारे न्यूलैंड्स ने लगाया था कि वो सारे गामा पादा नीसा लगा दो कि जो पहला और आठवां तत्व होगा वो आपस में गुणों में समान होंगे। ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा कि सभी तत्व लो, उनके परमाणु भार ज्ञात करो और जिसका सबसे कम परमाणु भार है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद ज़्यादा वाला, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे ही आप बढ़ते चले जाइए। ठीक है नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि इसको परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया, तो उसके गुणों में क्या है, एक आवर्तता पाई गई। ऐसे क्या गई, आवर्तता पाई गई। ठीक है, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रख दिया, अर्थात तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जो आपके तत्व होते हैं उनके जो रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के कैसे होते हैं, वे आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार। अब ये तो हो गई स्टेटमेंट भाई, पर हमको तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए। ठीक है नहीं, सभी को क्या चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए भाई। हमको तो ये स्टेटमेंट तो नहीं पढ़नी है, हमको तो सीधे शॉर्ट ट्रिक बता दो। ठीक है, चलो शॉर्ट ट्रिक बच्चों के लिए ये लेकर के आया हूँ। इसकी मुख्य दो ही बातें थी जो इन्होंने मेंडलीफ जी ने दी। वो थी पहली, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के, ये बढ़ाते लिखा हुआ है पर टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, बढ़ते हैं। ठीक है, कभी आप कमेंट करने लग जाओ। ठीक है, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती है। वो बात मैं आपको बता चुका हूँ कि परमाणु भार को उन्होंने क्या किया, बढ़ते क्रम में रखा गया, और जैसे ही उनके बढ़ते क्रम में रखा गया तो जो तत्व के जो गुण थे उनमें कैसी पाई गई, आवर्तता पाई गई। ठीक है, ठीक है, समानता सी पाई गई। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, समान गुण वाले, जिनके गुण समान हैं, गुण वाले तत्व के परमाणु भार में प्राय समानता, यानी जिनके गुण समान हैं उनके जो परमाणु भार होंगे उनमें भी समानता। जैसे आता है आपका आयरन आ गया, कोबाल्ट आ गया, निकिल आ गया, इनमें क्या है, अथवा एक निश्चित अचर परिमाण का अंतर, निश्चित अचर परिमाण का अंतर जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में होता है। ऐसे ही क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है इनके। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, आपने स्टेटमेंट दे दिया, हमने नियम पढ़ लिया भाई। हमने ऐसे थोड़ा ही चलेगा काम, आप कहोगे कि ऐसे थोड़ा ही चलेगा काम। हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे थोड़ा, ऐसे कैसे मान लें हम, हमको तो श्रेणी चाहिए भाई, हमको तो श्रेणी दिखाओ। चलिए आपको श्रेणी दिखाते हैं कि मेंडलीफ जी ने कैसी श्रेणी दी थी। तो देखिए, सबसे पहले दी थी मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी। तो देखिए कैसी श्रेणी थी। इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ, कुछ बता दूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट लाइन है। ओ, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, थोड़ा स्केल क्या कर लेते हैं हम, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा क्या कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए आप, ये क्या हो गई, ये पहली लाइन हो गई। ठीक है, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, साथ ही ये चौथी लाइन होगी। ऐसे कहाँ तक है, ये 12 लाइन तक है। कहाँ तक है, लास्ट तक है, 12 तक। ठीक है, चलिए, तो इनको क्या बोलेंगे आप, जो आपको पिंक लाइन से ये बीच में डिनोटेड किया हुआ है, हमने डिनोट कर दिया आपको, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रेणी। और साथ ही आप देख रहे होंगे अब, अच्छा आपके दिमाग में एक चीज़ तो आ गया, आपको श्रेणी पता लगी। अब आप बोलोगे ये कॉलम में क्या है भैया, ये ऐसे कॉलम दे रखे हैं इन्होंने, ऐसे ऐसे करके, तो ये बीच में जो है ये कॉलम, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग या समूह। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्ग या समूह। और जो ये आपकी पिंक वाली है इन्हें बोलते हैं आप श्रेणियाँ। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि जो मूल आवर्त सारणी होती है, मेंडलीफ की जो सारणी होती है उसमें कितनी है श्रेणियाँ, कितनी होती हैं, तो श्रेणियाँ होती है आपकी 12। और आपके पूछ लिया वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग आप ऊपर देख भी रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपको कितने वर्ग होते हैं, 8 वर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, आप बिल्कुल इसे समझ गए होंगे। चलिए, अब ये तो हो गया, ये तो हो गया आपका। अब आपको तो चाहिए कि हम समझाना क्या चाहते हैं वो देखिए आप। ठीक है, तो मेंडलीफ जी के समय में ज़्यादा तत्व उस टाइम ज्ञात नहीं थे। ठीक है नहीं, उन्होंने सोचा जितने तत्व हैं फिलहाल इनका देख लिया जाए, आगे की आगे देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जिस टाइम उस टाइम मतलब मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी उन्होंने दी तो उस टाइम काफ़ी कम तत्व ज्ञात थे। ठीक है, कम तत्व ज्ञात थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके परमाणु, जितने भी तत्व उन्हें ज्ञात थे उनके क्या किए, परमाणु भार ज्ञात किए। ठीक है, और उन्हें लिखना स्टार्ट कर दिया, एक
वर्ग के और श्रेणियों के माध्यम से, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का इन्होंने लिखा 1, उस टाइम ये जो सेकंड आपको ये ब्लैंक कॉलम दिख रहे हैं, ब्लैंक डॉट जो आपको दिखा रखे हैं, ये क्या है, खाली छोड़ रखे हैं, रिक्त स्थान छोड़ दिए इन्होंने। क्यों छोड़े? इन्हें पता था, इन्होंने ये बात बोली थी कि भविष्य में ऐसा नहीं है कि बस इतने ही तत्व होंगे, भविष्य आने वाले समय में क्या होगा, और ज़्यादा अधिक तत्व जो हैं वो खोजे जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी तो श्रेणी में स्थान होना चाहिए, ठीक है नहीं, इसलिए थोड़े इन्हें साइंटिस्ट बोलते हैं। देखो दिमाग उनका फ्यूचर में कितना तक चला गया, ठीक है। उन्हें पता था कि तत्व खोजे जाएंगे, तो उन्होंने पहले ही क्या किया, जहाँ जहाँ ये डैश दिख रहे हैं वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर तत्व आएंगे और ज़्यादा। इन्होंने इसका अनुमान कैसे लगाया, कैसे लगाया कि यहाँ पर और तत्व आ सकते हैं, ऐसे लगाया। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना है, 1 है परमाणु भार। अब आपको उस टाइम और कुछ नहीं था, लिथियम का आया डायरेक्ट 7 आ गया। तो इन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ा ही है कि 1 और 7 ही रहेंगे, 1 और 7 के बीच में 2, 3, 4, 5, 2.5, 3.5, 4.5 ये सभी भी तो हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी कोई तत्व हो जिसका 3 हो परमाणु भार, ठीक है। ऐसा हो सकता है 4 भी हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनके लिए खाली स्थान छोड़ते चले गए वो ऐसे, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने ये जो दिया है आपको, ये दी थी उन्होंने मूल आवर्त सारणी। इसको देखो आपने कैसे बढ़ा करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन को 12, नाइट्रोजन को 14, ऑक्सीजन को 16, फ्लोरीन को 19। तो कैसे कर रखा है आपने, 12, 14, 16, 19, मतलब क्या कर रखा है कि जो परमाणु भार जो है इनके, उनके बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। एक बात आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती है कि जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी वो किस पर निर्भर थी, किस पर, हम बार बार क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं परमाणु भार। किस पर बनी थी ये, परमाणु भार पर। ये सब किस पर स्थित है, परमाणु भार पर। इस बात को आप ध्यान देंगे क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर है, ठीक है। तो जो आपकी सबसे पहले श्रेणी आई मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, ये परमाणु भार पर स्थित थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भार को बढ़ते क्रम में लिख करके आपको एक श्रेणी प्रस्तुत की थी जिसे हमने बोला था मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, ठीक है। उम्मीद है आप इसे बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो कितने श्रेणियां होती हैं, 12 श्रेणियां होती हैं आपकी, और वर्ग कितने होते हैं, 8 वर्ग होते हैं आपके, ठीक है। और मेंडलीव ने क्या किया था, इसको बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा था, ठीक है। चलिए आप बिल्कुल इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इस श्रेणी की अब कुछ लक्षण हो जाए, ठीक है। इसकी श्रेणी के बारे में और कुछ थोड़ा बहुत जान लें हम। चलिए जानते हैं इस श्रेणी का कुछ सामान्य लक्षण है, क्या है। चलिए पहला है तत्वों की व्यवस्था बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में है। ये बढ़ते ही है, बढ़ाते लिख दिया, दोबारा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। तत्वों की व्यवस्था बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में है, आपको बता चुका हूँ मैं। देखा आपने पिछली स्लाइड में, आपने क्या देखा, हीलियम का 1 है, लिथियम का 7, ठीक है। ऐसे ही क्या है, बोरान का 11 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। तो इनके बढ़ते परमाणु भार के रूप में इन्होंने लिखा हुआ था, तो ये बात वहाँ पर लिखी हुई है ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हो गया। दूसरी बात आपकी आ जाती है एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुणधर्म। जो एक ही समूह में स्थित हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, एक ही समूह में जितने भी तत्व स्थित होंगे उनके जो गुणधर्म होंगे वो सभी समान होंगे। अब गुणधर्म क्या है, गुणधर्म कौन कौन से होंगे, जैसे संयोजकता हो गया, विद्युत धनात्मकता हो गई या ऋणात्मकता यानी विद्युत ऋणात्मकता होगा, तथा अन्य गुण में समानता पाई जाती है। जो एक ही समूह में होंगे, एक ही वर्ग में होंगे, वो क्या होंगे, उनके बीच में क्या, उनके जो गुण होंगे, गुणधर्म होंगे, उनमें क्या होगी, संयोजकता, विद्युत धनात्मकता, ऋणात्मकता तथा अन्य गुणों का उनमें क्या होगी, समानता होगी, यानी वो एक समान प्रतीत होंगे। जब भी तो हमें याद करने में आसानी होगी उनको। हमने ये सब जो हम कर रहे हैं, ये एक सारणी बना रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम एक तत्व के गुण याद करें तो दूसरों के ऑटोमेटिक हो जाए। तो क्या कर रखा था इन्होंने, क्या किया था कि जिस समूह में जो तत्व रखा हुआ है, अगर एक ही समूह में काफ़ी सारे तत्व रखे हुए हैं तो उनके गुण जो होंगे वो समान होंगे, ठीक है। ये इनका पर्पज़ था और उन्होंने यही बात लिखी हुई है, ठीक है। चलिए प्रत्येक श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत संयोजकता कम होती जाती है, अर्थात धन विद्युत संयोजकता बढ़ती जाती है। अब देखिए क्या होता है, इन्होंने कहा कि प्रत्येक श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर,
ठीक है, वापस श्रेणी में आ जाइए आप। बाएं से कहाँ चलना है, दाएं चलना है। ठीक है, यानी कैसे चलना है, इस डायरेक्शन में आपको चलना है। और यार ये क्या हो गया, ओ अरे भैया ये क्या हो गया, ओ चलो कोई ना। आपको किस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन से चलना है। बाएं से कहाँ चलना है, दाएं की ओर चलना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस ओर चलोगे तो क्या होगा, आपका क्या लिखा हुआ है कि तत्वों को बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, ऋण विद्युत संयोजकता कम होती है और धन विद्युत संयोजकता बढ़ती है। क्यों क्यों बढ़ती है भाई, अरे भैया क्यों बढ़ती है। अब देखिए, अब आपका क्या होगा, जब आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, तब आपको उसमें पता लगेगा कि इसमें क्या हो रहा है, धन विद्युत संयोजकता बढ़ती है और ऋण विद्युत संयोजकता घटती है। क्यों, अब इसके माध्यम से समझिए। ठीक है, मैं इस सभी एक नई पीडीएफ ले लेता हूँ, मतलब एक नया पेज ले लेते हैं। चलिए, तो जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, मान लेते हैं हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो तत्व होंगे उनका जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और हम परमाणु क्रमांक को ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, संयोजकता जब होंगी इनको हम परमाणु क्रमांक इनका देंगे। जैसे कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन का परमाणु भार 12 है। ठीक है, नहीं नहीं परमाणु क्रमांक उनका क्या है, 12 होता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। तो कैसे देते हैं कि 2 8, समझ रहे हैं आप बात को, जब इनको हम बांटेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए, तो ऐसे करते हैं। तो ऐसे करते करते हम जब इनकी जो KLMN ये 4 क्या होती है, कक्षाएं होती हैं, जब इनमें हम आपको इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो क्या होगा, इन्होंने क्या क्या है कि धन विद्युत संयोजकता क्या हो रही है, इस ओर बढ़ रही है। ठीक है, दाएं से कहाँ, बाएं की ओर जाने से, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, ठीक है, यानी लेफ्ट से हम राइट की ओर चलेंगे तो हमारी धन विद्युत संयोजकता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो आपका नाभिक है, ये जो आपका क्या है, नाभिक है, और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा काफ़ी दूरी पर, इनमें काफ़ी दूरी हो जाएगी। तो इनमें क्या होगा, जो बल होगा, ठीक है, जो बल लगता है वो बाहरी संयोजकता, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उस पर कम लगेगा, तो वो आसानी से क्या होगा, त्याग जाएगा, यानी भाग जाएगा। और त्यागने को बोलते हैं धन। ठीक है, तो इस पर धन विद्युत संयोजकता कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप चलेंगे राइट टू लेफ्ट ऐसे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, आपका दिख रहा होगा, आपका तत्व ऐसा लग रहा है जैसे सिकुड़ता जा रहा हो। ठीक है, नहीं कम 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 कम, फिर सबसे कम। ठीक है, जैसे ये। ठीक है, तो ये ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, कम कम सिकुड़ता से जा रहा है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ऋणात्मक जो विद्युत धन ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। क्यों, यहाँ पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए एक बाहरी इलेक्ट्रॉन है, इस वाले पोर्शन में आप देखिए, अगर यहाँ पर आपका एक बाहरी इलेक्ट्रॉन है और इसको आपको त्यागना है, तो आपको अधिक जो विद्युत ऊर्जा है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपका क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। और आपको यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर तो त्यागने की थोड़ी सी पड़ेगी। ठीक है, नहीं थोड़ा सा आप इसको ऊर्जा दे दें और ये बाहर निकल जाएगा, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, धन विद्युत ऋणात्मक जो होगी आपकी वो बढ़ जाएगी। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आपके जो ऋण विद्युत संयोजकता है वो तो कम हो जाएगी और जो धन विद्युत संयोजकता है वो बढ़ जाती है। समझ गया मेरी बात को, क्योंकि वो कैसे जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट आएंगे तो क्या होगा, हमारा धन विद्युत जो संयोजकता है वो घट जाएगी और ऋण विद्युत संयोजकता क्या है वो बढ़ जाएगी। समझ गए, ये बिल्कुल ही आसान एक्सप्लेनेशन से मैंने आपको समझा दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। 4th पॉइंट है, अपेक्षाकृत कम परमाणु भारों वाले तत्व, जिनके कम परमाणु जिनके भारी बहुत कम है। ठीक है, उनके देख लेते हैं। कम परमाणु भार वाले तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, प्रकृति में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है भाई, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, चारों गैस हैं। ठीक है, और चारों ही हमारी क्या हैं कि बहुत अधिक मात्रा में क्या है, हमारी प्रकृति में पाई जाती हैं। चलिए कुछ और है, कुछ और भी इसके लक्षण हैं, वे भी देख लेते हैं। 5वां है, तत्व का परमाणु भार उसका मौलिक गुण है। जी बिल्कुल, बिल्कुल है भाई, उसका मौलिक गुण है। तत्व का जो परमाणु भार होगा उसके उसी का मौलिक गुण है। ठीक है, चलिए, जो उस तत्व की विशेषता को प्रकट करता है। जी हाँ, ठीक है, कि तत्व का जो परमाणु भार है, अब वो उसका मौलिक गुण है, तो वो उसकी विशेषताओं को प्रकट कर रहा है।
ठीक है, विशेषताओं को प्रकट कर रहा है कि किस स्थान पर हमको जाना है, कि भाई अभी तो मूल आवर्त सारणी है मेंडलीव की, तो आपको परमाणु भार के हिसाब से ही वहाँ पर उसको स्थान दिया जाता है सारणी में। ठीक है, तो उसकी विशेषताओं को प्रकट करता है, गुण को अभी वही प्रकट कर रहा है। ठीक है, अब आ जाता है 6 पॉइंट आपका, सारणी के रिक्त स्थानों के तत्व के गुण धर्मों का पूर्व कथन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो सारणी में क्या है, काफ़ी सारे रिक्त स्थान हैं। ठीक है, मेंडलीव को पता था कि भविष्य में क्या होगा, कि जो बीच में मैंने स्थान छोड़े हैं इन पर क्या आएंगे, और अधिक तत्व आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में खोजे जाएंगे भाई, ऐसा थोड़ा ही है कि बस अत्येक ही तत्व हैं, इतने ही हैं। ठीक है, हो सकता है कि और भी हों। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, पहले ही वो रिक्त स्थान छोड़ चुके थे, और वो गुण धर्म में भी इनसे समान होंगे जब वो उसी समूह या वर्ग में रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए 7वां पॉइंट आ जाता है आपका, आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे स्थान पर रखे गए थे। अब देखो, मतलब गलती सबसे होती है, मेंडलीव के भी थी, कि इसमें क्या हुआ था कि जो आवर्त सारणी है उन्होंने कुछ तत्व ऐसे स्थान पर रख दिए जिनके अनुसार उनके गुण नहीं थे, जिसके अनुसार उनके गुण नहीं थे। मतलब क्या है, वो उस समूह में रख दिए कि ना तो उनके गुण समान थे, लेकिन परमाणु भार के उससे रखे थे उन्होंने, तो बढ़ते क्रम में रखे थे, लेकिन उनके गुण समान नहीं थे। ये थोड़ा क्या था, गलत हो गया था। ठीक है, इन तत्वों के परमाणु भारों में शोधन हुआ। अब क्या किया कि जब इनके गुण अलग अलग दिखे तो हमने क्या किया, इनके जो परमाणु भार थे इनमें शोधन हुआ। ठीक है, और तभी इन्हें सारणी में उचित स्थान मिला। ठीक है, इन्होंने उस पर मेंडलीव जी ने क्या किया, दोबारा प्रोसेस की। अब देखा इन्होंने कि गुण तो इसके भिन्न हैं और परमाणु भार इसका यही आ रहा है जहाँ मैंने इसका स्थान दे रखा है। तो उन्होंने दोबारा रिसर्च करी, दोबारा देखा करके कि इसको तत्व को दोबारा उठाते हैं, इसका दोबारा परमाणु भार ज्ञात करते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि दोबारा इसका परमाणु भार ज्ञात किया। अब ज्ञात किया तो देखा क्या, वो शोधन होकर के क्या आया, दूसरा आया, अलग आया उससे पहले वाले से। तो उन्होंने उसके हिसाब से दोबारा इनका स्थान चेंज कर दिया, दोबारा क्या किया, इनको दूसरे स्थान दे दिया। ठीक है, जिससे इन्होंने अपनी सारणी में क्या किया था, शोधन किया था। ठीक है, 8वां पॉइंट आ जाता है आपका, सारणी में किसी भी तत्व के स्थान के अनुसार, सारणी में किसी भी तत्व के स्थान के अनुसार, क्योंकि उन्होंने स्थान ही ऐसी जगह दे रखा गया कि इनके गुण समान है, इनके गुण समान नहीं है, सबके अलग अलग दे रखे थे। तो अगर आपको स्थान बता दिया जाए तो वहाँ से उसके गुणों का अध्ययन किया जा सकता था, उसके गुण क्या हुआ बताया जा सकता था। जैसे किसी समूह के किसी तत्व के गुण, आप मान लीजिए किसी समूह के तत्व है, ठीक है, उसके गुण उस समूह में उस तत्व के ऊपर नीचे स्थित तत्वों के औसत गुण होते थे। अब देखिए, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा श्रेणी में चलेंगे हम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा हुआ, अब हमने शोधन कर दिया, जो गलत हमारे बैठ रहे थे तत्व उनको भी हमने सही कर दिया। अब अगर हम एक तत्व को पकड़ लें, ठीक है, अगर हम क्या करें, एक तत्व को पकड़ लें और उसके गुण हम पढ़ लें, ठीक है, तो आपका जो वर्ग और समूह में जितने भी तत्व हैं जिन्हें व्यवस्थित किया गया था वो क्या थे, उनके गुण भी उनके जैसे ही थे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, याद करने में आसानी और अध्ययन करने में आसानी हो जाती थी। ठीक है, वही बात लिखी हुई है कि किसी समूह के किसी तत्व के गुण उस समूह में उस तत्व के ऊपर और नीचे स्थित तत्व, जो ऊपर और नीचे स्थित तत्व होंगे या सभी तत्व होंगे, उनके औसत गुण ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाती है मूल आवर्त सारणी की उपयोगिताएं। ठीक है, इसकी क्या उपयोगिताएं थी, चलिए इसके कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग देखिए, क्या उपयोग है आपका, तत्वों के गुणों में अध्ययन की सुविधा। जी बिल्कुल, हम कर ही क्यों रहे थे, हमने वर्गीकरण शुरू ही क्यों किया तत्वों का, कि हम तत्वों का क्या करें, गुणों का अध्ययन कर सकें। ठीक है, आज लगभग 118 तत्व हैं। ठीक है, और जो मेंडलीव के समय में कितने तत्व थे, केवल 60 तत्व थे। अब कितने हो गए, 118 तत्व हो गए, और उनके अनेक यौगिक ज्ञात थे। अब 118 तत्व तो हैं ही, उनके भी यौगिक बहुत ज़्यादा हैं, अनेक यौगिक हैं उनके भी। ठीक है, इनके गुण धर्मों को याद करना कठिन है। जी बिल्कुल, अब इतने सारे तत्व हो गए आपके, उनके भी क्या हो गए, अनेक यौगिक हो गए, तो उनके गुण थोड़ा ही हमारे याद रहेंगे, इतने सारे थोड़ा ही याद कर सकते हैं। भाई इंसान है,
कोई रोबोट थोड़ा ही ना है कि एक बार किताब उठाई, वो था ना कौन सा पिक्चर थी वो, रोबोट, ठीक है, उसमें चिट्ठी होता है, वो किताब उठाता है और बोलता है कि ये हो गया, लर्न होगी मेरी तो, ठीक है। तो वैसा थोड़ा ही है हम, ठीक है। चलिए ये मजाक था, कोई बात नहीं। अब आप आगे बढ़िए। तो हमें इतना तो याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए ही हम ये वर्गीकरण किया था याद करने के लिए, क्योंकि समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है, कि जिनके गुण समान होंगे उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया था, ठीक है, जिससे कि हम एक तत्व को पढ़ें बाकी अपने आप याद हो जाए। अतः किसी वर्ग के किसी एक तत्व के गुणों के अध्ययन से ही उस वर्ग के अन्य तत्वों के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। समझ गया मेरी बात को? बिल्कुल। चलिए चलते हैं, दूसरा पॉइंट है नए तत्वों की खोज में सहायता, ठीक है, नए तत्वों की खोज में भी सहायता मिली। देखिए सारणी बनाते समय मेंडलीव ने कई स्थान खाली छोड़ दिए थे, बताया मैंने आपको, दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ देखो आप ऊपरली लाइन में, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना सारा स्पेस छोड़ रखा है। ये क्या है, मेंडलीव ने स्थान छोड़ दिए थे क्योंकि उस टाइम जितने भी तत्व थे उसके हिसाब से उन्होंने एक सारणी बना दी थी। अब जो खाली स्थान छोड़ दिए थे उन्होंने, उसके लिए देखिए आप, उन्होंने सारणी में क्या किया, मेंडलीव ने काफ़ी सारे क्या किया, जगह छोड़ दी। अब उन सभी तत्वों की खोज हो चुकी है, जो उन्होंने स्थान छोड़े थे उनकी तत्व की खोज हो चुकी है, जिनके लिए मेंडलीव ने स्थान छोड़े थे, ठीक है। इस सभी तत्वों के गुण वहीं पाए गए जो मेंडलीव ने खोज होने से पहले ही बता दिए थे। जी हाँ, कैसे बता दिए थे? नहीं, क्वेश्चन तो दिमाग में एकदम आया होगा आपके कि बच्चों कैसे उन्होंने वो तत्व जो ज्ञात ही नहीं है उनके गुण बता दिए, कैसे बता दिए? क्योंकि उन्होंने, आपका क्वेश्चन दिमाग में आया, मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। उन्होंने कैसे बता दिए? ऐसे बता दिए। उन्होंने क्या किया कि पहला वर्ग लिया, उसमें क्या किया, जितने उन्हें तत्व ज्ञात थे उतने लिख दिए परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, और बाकी के क्या किए, खाली छोड़ते चले गए। अब देखिए जो ज्ञात हुए उसके जो आपको पहले ही ज्ञात थे उनके गुणों की विशेषताएं तो आपको पता ही थी, ठीक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ग में जितने भी गुण आप तत्व लिखोगे ला करके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, उसमें क्या होगा, इनके गुण और इसके जो हमें ज्ञात है इसके गुण क्या होंगे, उसके बराबर होंगे, ठीक है। बिल्कुल इनमें समानता होगी, बहुत अधिक तक समानता होगी, ठीक है ना। कुछ थोड़े बहुते भिन्न हो सकते हैं, बाकी बहुत ही समानता होगी, ठीक है। इससे क्या हुआ था कि मेंडलीव ने अपनी खोज से पहले ही बता दिया था कि जो तत्व पाए जाएंगे उनमें समानता होगी, ठीक है। मेंडलीव ने एसन, जीए ये सभी क्या है, जो तत्व पाए गए हैं, ठीक है, तत्वों के लिए ये जो है भविष्य में तत्व पाए गए हैं, यानी हमारे जो काल चल रहा है इसी में आराम आराम से वैज्ञानिक ने क्या किया, और ज़्यादा खोजें की, और ज़्यादा इस पर अध्ययन करना चालू किया। तो उससे क्या हुआ कि ये सभी जो तत्व हैं जो आधुनिक काल में पाए गए हैं, ये पाए गए, जिससे क्या हुआ, खाली स्थान जो हमने छोड़ा रखा था वो भरा गया, और उनकी खोज क्या हुई थी, बाद में हुई थी, जब मेंडलीव जी ने ये श्रेणी बना दी थी, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे। तीसरा आ जाता है आपका परमाणु भारों में शोधन। अब परमाणु भारों में शोधन क्या हुआ, ठीक है। सारणी बनाते समय मेंडलीव ने अनेक तत्वों के परमाणु भार में शोधन किए थे। अब देखिए उन्होंने पहले बार क्या किया, परमाणु भार निकाले, उन्होंने देखा कि इन्होंने सारणी में रख दिया उनको, ठीक है। और श्रेणी में जब रख दिया कि ये तो इस वर्ग में बैठ रहे हैं, लेकिन जो इस वर्ग के सभी तत्व हैं उससे बिल्कुल भिन्न आ रहे हैं, ठीक है, भिन्न आ रहे हैं, यानी अलग अलग आ रहे हैं, इसके गुण अलग हैं और इसके गुण अलग हैं, और फिर भी ये एक ही वर्ग में रखे गए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जिसके अलग आ रहे थे उसके क्या किया, भार को उठाया और दोबारा उस पर रिसर्च करी, ठीक है, और करी तो उसमें देखा कि इनका भार तो कुछ और है। तो उन्होंने उस स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर जहाँ पर उनका परमाणु भार आ रहा था वहाँ पर उनको जाकर बैठा दिया। तो उन्होंने क्या किया था, अपने अनेक तत्वों में क्या किया था, शोधन किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ, संयोजकता में शोधन। अब संयोजकता में शोधन की बात आ गई, ठीक है। तो परमाणु भार का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखेंगे इसको। परमाणु भार का सूत्र होता है, परमाणु भार इक्वल टू होता है तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। इससे हमने क्या निकाला था, परमाणु भार निकाला था, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा। उसके बाद आ जाता है आपका उत्कृष्ट गैसें, ये आ गया बात। अब आ गया आपका उत्कृष्ट गैसें। देखिए उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियोन एवं आर्गन को पहले कई संदर्भ में उल्लेख किया गया था,
ठीक है। ये क्या है, हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं, मतलब अक्रिय गैसें होती हैं ये, ठीक है। ये किसी से क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैसें होती हैं। अब आपको पता होगा कि जो आपके एरोप्लेन होते हैं, जितने भी ये वाहन है, जो मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े विमान हैं जो क्या करते हैं, हमारे आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। तो इनका जो टायर होता है ना, टायर, ये हीलियम जो होती है ना गैस, ये बहुत ही हल्की गैस होती है। तो जो आपका टायर होते हैं ना, इसके एरोप्लेन के टायर हो गए जिन पे लैंड वैंड करते हैं, तो इनमें क्या होती है, हीलियम गैस भरी जाती है। साथ ही आपके नियोन गैस की अगर बात करें तो नियोन गैस आपका जो बल्ब आते हैं ना, वो 100 वोल्ट के पहले बल्ब आते थे, अब तो हालांकि एलईडी आ गए। इससे पहले जो बल्ब आते थे येलो कलर में जो जलते थे, उनमें क्या होती थी, नियोन गैस होती थी, क्योंकि वो अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस इसमें भरी जाती थी। चलिए ठीक है, तो इनमें क्या है, कई संदर्भ क्या है, उल्लेख किया गया है। चलिए, इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय है, ठीक है। इन गैसों का क्या हुआ, हमें पता क्या हुआ, देर से चला क्योंकि ये अक्रिय गैसें हैं, तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। जो आपकी गैस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये क्या है, जो गैस हैं, जो अक्रिय गैस हैं, इनका वायुमंडल में इनकी मात्रा जो है बहुत ही कम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को नए छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इसका पहले तो इन्हें ज्ञान नहीं था कि कोई अक्रिय गैस भी है। जब इन्हें पता लगा कि ये सभी अक्रिय गैस हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो आपकी पिछली श्रेणी है आपकी, इसको छेड़ा नहीं, इसको नहीं छेड़ा इन्होंने एक अलग से इनका स्थान बना दिया जिनमें इनको दे दिया, रख दिया कि ये अक्रिय गैस हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, अब आपका आ जाता है मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। अब आ गया सीमा, ये जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ये कहाँ तक सीमित रही, ठीक है, ये कहाँ तक चली, ठीक है। चलिए, इसके थोड़े से दोष थे जिसमें थोड़ी कमी निकाल दी गई थी बाद में, थोड़े से शोधन होने के बाद भी इन्होंने इतना, मतलब जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने ये इतनी बड़ी जो सारणी तैयार की थी, ये बहुत ही यूज़फुल हुई थी। इसकी सहायता से ही हम आने वाली जो आधुनिक श्रेणी है वो बना पाए थे, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, इसमें कुछ दोष थे जो निम्नवत हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला दोष आपका आ जाता है, इसको देखते हैं, जिसका नाम है तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक है। अब देखिए, यहाँ से बात पलटनी चालू हुई, ठीक है। यहाँ से बात क्या हुई, पलटनी चालू हुई कि दोष क्या था। हम अभी तक जितने भी आपको मैं अगर श्रेणी दिखाऊं तो इसमें आपको क्या बताया था कि परमाणु जो बाहर है उसके क्रम में व्यवस्थित किया गया है, लेकिन वास्तव में जो आधुनिक आवर्त सारणी आपकी बनाई गई है वो, उसमें क्या है, आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है। उसमें क्या है, परमाणु क्रमांक, यानी सबसे पहले क्या है, परमाणु क्रमांक के जो बढ़ता क्रम है उसके रूप में व्यवस्थित की गई है इसको, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। परमाणु संरचना व रेडियो एक्टिविता की खोज के बाद यह स्थापित हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं वरन परमाणु क्रमांक है। यानी जो उनका परमाणु जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार नहीं है, यानी परमाणु भार से हम किसी भी तत्व को श्रेणी में नहीं रखेंगे, हम परमाणु क्रमांक से रखेंगे, ठीक है। अतः तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में न रखकर उनको वर्गीकृत के लिए करने को कोई औचित्य नहीं है। मतलब इसका मतलब मूल अर्थ ये है, सभी अर्थ ये है कि तत्वों को हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में न रख करके परमाणु क्रमांक के क्रम में रखेंगे, ठीक है। ये इसके दोष था जो बाद में हमें पता लगा था जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी, ठीक है। दूसरा है समस्थानिकों और समभारिकों का स्थान। अब आपके दिमाग में एकदम बात आएगी कि समस्थानिक और समभारिक, ये तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको इसको भी बता देंगे कि समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं। चलिए अब देखिए अब देखिए, समस्थानिक तथा समभारिकों की खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों के मूल लक्षण उसके परमाणु भार नहीं होता है। अब ये बात तो स्पष्ट हो ही गई थी जब आपके समस्थानिक आए और समभारिक आए, जब और ज़्यादा ये स्पष्ट हो गई कि अब तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो 1% चांस मान भी लेते कि परमाणु भार भी हो सकता है, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। परमाणु भार से हम श्रेणी बनाएंगे ही नहीं, हम बनाएंगे परमाणु क्रमांक से। क्यों बनाएंगे, अब देखिए आप, समस्थानिकों में परमाणु भार भिन्न होते हैं। जो आपके समस्थानिक होते हैं ना,
जो जिन्हें बोलते हैं समस्थानिक, उन्हें बोलते हैं उनके जो परमाणु भार होंगे वो तो अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन उनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब आपके बहुत से जो तत्व हैं उनके क्या है, समस्थानिक है, उनके जो भार है वे तो अलग अलग हैं, ठीक है, और जो आपके उनके गुण देखा जाए वो कैसे हैं, समान हैं, तो उन्हें बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। और समभारिक, समभारिक बोलते हैं जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु भार समभारिक, यानी समान भार वाले, ठीक है, यानी जिनका परमाणु भार जो होगा समान होगा लेकिन जो गुण होंगे में अलग होंगे। अब जब ये बात आई कि समस्थानिक और समभारिक कहाँ हैं, तो उसने बात पलट दी कि यहाँ पर अब परमाणु क्रमांक से काम चलेगा, परमाणु भार से नहीं चलेगा। अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक तथा समभारिकों का कोई स्थान नहीं दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और सीमाएं देखते हैं, ठीक है। अब आ जाती है आपकी अधिक परमाणु भार वाले तत्वों का कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखे जाना। अब देखा उन्होंने बाद में मतलब शोधन हुआ, ठीक है, उन्होंने जितना शोधन करने था वो कर चुके थे। अब उन्होंने दोबारा अध्ययन किया कि दोबारा एक बार देखते हैं परमाणु भारों को, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ तत्वों का परमाणु भार ज़्यादा था और कुछ परमाणु भार का तत्व था कम था। तो उन्होंने क्या कर रखा था, जो ज़्यादा वाले थे वो कुछ आगे लिखे हुए थे और परमाणु भार जिनका कम था वो पीछे लिखे हुए थे। तो वो थोड़ी गलती मतलब दोष था इस श्रेणी का, ठीक है, नहीं गलती नहीं कह सकते, दोष है, ठीक है, क्योंकि गलती तो उसे बोलते हैं कि जो जानबूझ के करी गई हो, ठीक है, नहीं गलती से हो गया या जानबूझ के कर दिया हो वो सब गलती होती है, पर ये दोष है, ठीक है, नहीं उस टाइम उन्होंने जो सही लगा उन्होंने बताया, ठीक है, नहीं हालांकि उन्होंने बहुत ही बड़ी ये हमारे लिए सुविधा कर दी थी। चलिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में के प्रकाशन के बाद भी विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तत्वों के परमाणु भार ज्ञात किए। अब उन्होंने क्या किया कि यहीं पर हमारे वैज्ञानिक नहीं रुकने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि जहाँ तक मेंडलीव जी ने मूल आवर्त सारणी को प्रकाशन दे दिया, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने क्या किया, तत्वों को लिया और उनको क्या किया, परमाणु भार को ज्ञात करना उनका चालू कर दिया, ठीक है। ज्ञात करने तथा उनका पुष्टिकरण करने के लिए विभिन्न प्रयोग किए। अब उन्होंने ज्ञात किया और उसका पुष्टिकरण चालू करने लगे कि इसका वास्तव में यही परमाणु भार होता है, ठीक है, जिससे कि हम क्या करें, एक अच्छी संशोधित और आधुनिक आवर्त सारणी बना सके, जिससे कि वो अच्छी और आसानी से याद करने वाली हो, ठीक है। इन प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि अनेक तत्वों के परमाणु भार मेंडलीव द्वारा सही माने गए। बहुत से जो तत्व थे वो मेंडलीव जी ने क्या बताए थे, बिल्कुल सही बताए थे, उनका परमाणु भार बिल्कुल करेक्ट बताया था, ठीक है। परमाणु भारों से भिन्न है मतलब माने गए और परमाणु भारों से भिन्न है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में सभी तत्वों के परमाणु भारों के प्रयोगों द्वारा स्थापित मानों को रखने पर यह पाया गया कि कहीं कहीं भारों को उनके बढ़ते क्रम में परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्या है कि उन्हें ये थोड़ा लैंग्वेज ऐसी है, पर मैं इसको बिल्कुल आसान से समझाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जब बढ़ते परमाणु मतलब परमाणु भार के रूप में इनको लिखते चले गए तो उन्होंने देखा कि क्या देखा उन्होंने कि कुछ जो तत्व थे आपके उनके क्या किया, परमाणु भार अधिक था लेकिन वो पहले लिखे हुए थे, और कुछ तत्वों का जो परमाणु भार था वो कम था और वो बाद में लिखे हुए थे। तो यहीं पर क्या हुआ, उनमें जो तालमेल है वो गड़बड़ हो गया और ये पहले और बाद वाला चक्कर पड़ गया, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि उसको परमाणु भार को उनको संशोधित किया और उसको पहले और बाद में रखते चले गए, ठीक है। ये परिवर्तन उसमें हो गया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अब आ जाता है आपका फोर्थ, अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव, ठीक है। मतलब जो उन्होंने स्थान छोड़े थे बिल्कुल वही स्थान तो नहीं थे, ठीक है, नहीं कुछ और अभाव भी हो सकता था। कुछ नए तत्व की खोज के बाद उनको मेंडलीव की आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों में उचित स्थान मिल गया, ठीक है, बिल्कुल सही। जो मतलब मेंडलीव जी ने क्या था, ब्लैंक छोड़े थे स्थान, वहाँ पे स्थान छोड़ रखा था, खाली स्थान छोड़ रखा था, जो कुछ नए तत्व भविष्य में पाए गए उनका स्थान वहाँ पर बिल्कुल सही बैठ गया, ठीक है, नहीं वो बिल्कुल से उनको उचित स्थान मिल गया और इस श्रेणी को मेंडलीव की आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई, बिल्कुल हो गई। अब उन्होंने स्थान छोड़ रखा था और वहाँ पर हमारे तत्व पाए गए और वो बिल्कुल उस श्रेणी में एग्जैक्ट कर गए,
ठीक है, बिल्कुल आ गए आराम से। ठीक है, इसके विपरीत, अगर इसके विपरीत चलें, अनेक नए तत्वों की खोज के बाद उनको मेंडलीव की आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? उन्हें नहीं पता था कि इतने अधिक तत्व खोजे जाएंगे या इतने अधिक तत्व भी हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से लगाया कि इतने तत्व इसके बीच में आ सकते हैं, उसके लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया। लेकिन जो बाकी के तत्व, जो अधिक तत्व खोले गए, उनमें क्या हुआ, इतने उन्होंने खाली स्थान नहीं छोड़ रखा था, तो उनको स्थान नहीं मिल पाया। या तो उन्हें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जा सकता था, ठीक है, या उन्हें समान गुण वाले समूह में रखा जा सकता है। ये समस्या आ गई कि अब जिसके गुण समान हैं उसका परमाणु भार भिन्न हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है, और अगर जिसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो वो उस वर्ग या समूह में नहीं आता है जिसमें उसके गुण समान हो। ठीक है, ये समस्या हो गई। लेकिन ऐसा स्थान नहीं दिया जा सकता था कि परमाणु भार भी बढ़ते हुए क्रम में हो, यानी ऐसा स्थान हमें बिल्कुल नहीं दिया जा रहा था उन श्रेणियों में, उन तत्वों को, कि उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में भी रखते हैं और वो क्या हो, इस गुणों में भी समान हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उदाहरणार्थ अकेरिय गैस, दुर्लभ मृदा एवं तत्व। अब जब हमारी अकेरिय गैस पाई गई तो उनका क्या हुआ, गुण उनके भिन्न थे और भार उनका अलग था। तो उनको अगर बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखे तो उनका क्या हो रहा था, गुण भिन्न हो जाते थे। अगर उनको गुणों की समानता वर्ग में रखे तो क्या हो जाता था, उनका परमाणु भार आगे पीछे यानी ज़्यादा कम वाले सिस्टम हो जाता था और उनको रखना था परमाणु भार को बढ़ते क्रम में। तो ये थोड़े से क्या थे, उनके दोष थे श्रेणी के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आज का सेशन जो है बच्चों वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है मेरी, ठीक है नहीं, पर आपको समझ आना चाहिए, ठीक है नहीं, एक वीडियो में आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, मेरा पर्पस यही रहता है। ठीक है, चलिए, अगर आपको यहाँ पर पे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0। ठीक है, तो बच्चों मेरा पर्पज़ यही है, आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है और मंजिल पर फोकस तो रखना है, पर रास्ते पर फोकस ज़्यादा रखना रहा है। ठीक है, मंजिल मायने नहीं रखती, रास्ता मायने रखता है कि आप किस रास्ते से चल करके मंजिल तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो आप मंजिल पर बिल्कुल अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, आने वाले सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।